आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11वीं व 12वीं समाजशास्त्र तथा 9th व 10th के एसएसटी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होंगे। आज की वीडियो 10th बोर्ड क्लास के छात्रों के लिए है, जो कि एसएसटी की ज्योग्राफी की बुक के लेसन नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के ऊपर आधारित है। यह वीडियो न केवल 10th के छात्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए जो किसी भी राज्य के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में समस्त विश्व की सारी जैव उपजातियों का कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 8%, 10%, 12% या 16%? इसका उत्तर है 8%, जो कि समस्त जैव उपजातियों का लगभग 16 लाख है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? यानी कि कितने प्रतिशत भाग के ऊपर वन है? 24.16%, 20.59%, 25.25% या 35.14%? सही आंसर है 24.16%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार इस समय भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.16% भाग पर वन स्थित पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? बाघ, चीता, शेर या भालू? उत्तर है चीता, जिसकी स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 1952 में भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख को प्राणियों की कौन सी श्रेणी में शामिल किया जाता है? सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, संकटग्रस्त जातियां या लुप्त जातियां? आंसर है लुप्त जातियां, अर्थात ये पहले होती थी और अब ये भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देती। जो भी इनके प्राकृतिक आवास हैं उसमें ये जो है लुप्त पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई या निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पूर्वोत्तर भारत अर्थात असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड इत्यादि जो राज्य हैं उनमें, और मध्य भारत में वनों की कटाई का या निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? झूम खेती या स्लैश और बर्न, खनन क्रियाएं, पशुचारण और ईंधन या उपरोक्त सभी? वनों की कटाई का मुख्य कारण है पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती या स्लैश और बर्न। स्लैश और बर्न मतलब काटो और जलाओ, यानी कि किसी भी स्थान की वनों को काटकर साफ कर लिया जाता है उस जगह को और उसके ऊपर खेती करनी शुरू कर दी जाती है। इस प्रकार की खेती को झूम खेती या स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। जब उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है उस स्थान की, तो दूसरे स्थान को साफ करके उस पर खेती करनी शुरू कर दी जाती है। पूर्वोत्तर भारत में और मध्य भारत में क्योंकि जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा है और ये कृषि प्रणाली उन्हीं में ज़्यादा पाई जाती है। इसका मुख्य कारण, निम्नीकरण का मुख्य कारण है झूम खेती या स्लैश और बर्न। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालयन यव नामक वृक्ष जिससे टक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है कौन से राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? हिमालयन यव जिससे टक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है उपरोक्त दोनों राज्यों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे भी आ सकता है, हिमालयन यव किस स्थान पर या किन राज्यों में पाया जाता है, या हिमालयन यव नामक वृक्ष से कौन सा रसायन प्राप्त किया जाता है, या टक्सोल नामक रसायन कौन सी वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो सभी आंसर इसके अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
टक्सोल नामक रसायन से किस रोग की औषधि बनाई जाती है? किस रोग के लिए दवाई बनाई जाती है? कैंसर की, कोरोना की, हाई ब्लड प्रेशर की या शुगर की? उत्तर है इसका कैंसर की। टक्सोल जो कि हिमालयन यव नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा? कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, यानी कि जल में डूब जाएगा, डूब क्षेत्र में वो आ जाएगा। जब कोई भी प्रोजेक्ट या जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उन बांध के पीछे बहुत सारा एरिया, बहुत सारी ज़मीन जो है वो डूब क्षेत्र में आ जाती है। तो नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण होने से वहाँ कितने हेक्टेयर वन जो है वो क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा? 5 लाख हेक्टेयर, 4 लाख हेक्टेयर, 3 लाख हेक्टेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है 4 लाख हेक्टेयर, यानी कि वहाँ पर 4 लाख हेक्टेयर में जो वन है वो खत्म हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? भी किससे जो है प्राकृतिक वनस्पति को और प्राणी जात को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है? कृषि प्रसार, वृत्त स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना या तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण? तो जब कृषि का प्रसार होता है, वनों को काट कर उस स्थान को साफ करके उस पर स्थायी रूप से खेती करनी शुरू कर दी जाती है, तो वहाँ पर वनस्पति खत्म हो जाती है, जो पेड़ पौधे हैं वो। वृत्त स्तरीय विकास परियोजनाएं, इनकी जो बांध परियोजनाएं हैं, तो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध का निर्माण है उससे बहुत सारे जो है वन वो डूब क्षेत्र में शामिल होंगे। तीसरा है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। यही आंसर सही लगता है, क्योंकि पशुचारण पशुओं को चराने से और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करना, यानी कि जब ईंधन के लिए लकड़ी पेड़ को ख़त्म करके नहीं एकत्र की जाती है, बल्कि पेड़ की कुछ टहनियों को काट लिया जाता है। तो पेड़ ऐसे कैसे ही रहते हैं, टहनियों को काटा जाता है केवल। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, जब औद्योगिकरण होता है, शहरों का निर्माण होता है, तो बहुत सारे वनों को साफ करके उनके स्थान पर उद्योगों को और जो है वहाँ पर घर बना दिए जाते हैं, तो इससे भी वनों का विनाश होता है। तो जो है कौन हानि नहीं पहुँचाता? पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करना। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन? ये संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी, यानी कि कुछ जो है इसके वनों के और पशु जो हैं वनों के अंदर जो हैं या वन्य जीव जितने भी हैं उनको संरक्षित करने के लिए सरकार और समुदायों दोनों की भागीदारी करके और उनको बचाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें दोनों की भागीदारी नहीं होती है? इसका उत्तर है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, जो कि केवल सरकार की ओर से किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट नामक वन्य जीव परियोजना कब शुरू की गई? बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो इसको संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी। वो कब शुरू की गई? 1972, 1973, 1974 या 1975? इसका उत्तर है 1973। इसके लिए बाघ रिजर्व बना दिए गए थे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? या ये क्वेश्चन ऐसे है कि नीचे कुछ राज्य और उनमें स्थित नेशनल पार्क दिए गए हैं, उनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कि जो पार्क है वो उस राज्य में नहीं है जिसमें दर्शाया गया है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश या मानस बाघ रिजर्व राजस्थान? तो इसमें पहला भी सुमेलित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। मानस बाघ रिजर्व ये सुमेलित नहीं है, इनका मेल सही नहीं है। मानस बाघ रिजर्व असम में स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो है डी, मानस बाघ रिजर्व, जो कि कहाँ पर बताया मैंने? असम में।
प्रश्न नंबर 13, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, असम या केरल? आंसर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 14, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? सही उत्तर है केरल। प्रश्न नंबर 15, वन एवं वन्य प्राणियों की संरक्षण की दृष्टि से कौन से वन सबसे अधिक मूल्यवान माने जाते हैं? आरक्षित वन, रक्षित वन, वर्गीकृत वन या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है आरक्षित वन। ये सबसे अधिक मूल्यवान है और वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से भी ये सबसे अधिक जो हैं वो उपयोगी हैं। आरक्षित वन जो कि भारत के आधे से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर स्थित हैं। जितने वन हैं उनके आधे से अधिक आरक्षित वन हैं। प्रश्न नंबर 16, स्थायी वन क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? आंसर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी सेंचुरी राजस्थान के लोगों द्वारा वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए बनाई गई है? सरिस्का बाघ रिजर्व, भैरवदेव डाकव सेंचुरी, मानस अभ्यारण्य या गिर बाघ रिजर्व? सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की और उसके लिए ने पूरे भारत के अंदर अनेक स्थानों पर अनेक राज्यों में बाघ रिजर्व बनाए। लेकिन इनमें से कौन सा जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, जो समुदायों के द्वारा बनाया गया है और राजस्थान में स्थित है? आंसर है भैरवदेव डाकव सेंचुरी। ये राजस्थान के 5 गांव के लोगों ने अपनी 1200 हेक्टेयर वन भूमि में ये वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उसको पार्क बना दिया है। प्रश्न नंबर 18, वनों की कटाई को रोकना और स्थानीय पौधों की जातियों को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड में क्या प्रयास किए गए हैं? चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, नवदान्य या उपरोक्त सभी? वनों की कटाई को रोकने के लिए और स्थानीय पौधों की जातियों को सुरक्षित रखने के लिए ये सभी प्रयास उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। इसमें चिपको आंदोलन के लिए अलग से कई बार क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। चिपको आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड। चिपको आंदोलन को किसने चलाया? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और तीसरा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आंसर है इसका वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। ये सारा ध्यान से सुन लो और ये आपके बहुत काम आएगा। प्रश्न नंबर 19, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में किस राज्य से हुई थी? संयुक्त वन प्रबंधन, ये वनों का प्रबंध राज्य और समुदायों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना। जो भी स्थानीय समुदाय हैं उनकी वन प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने वाले ये कार्यक्रम हैं। तो इनकी शुरुआत 1988 में किस राज्य से हुई? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या पश्चिमी बंगाल? आंसर है इसका उड़ीसा। अब ये प्रश्न सिर्फ इतना भी आ सकता है आपके, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आंसर है 1988 जो कि क्वेश्चन में ही है। और कौन से राज्य से हुई? उड़ीसा। प्रश्न नंबर 20, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1960, 1970, 1972 या 1980? इसका भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का सही आंसर है 1972। ये 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंध किए गए। प्रश्न नंबर 21, वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम कौन से हैं? सूखा, बाढ़, गरीबी या उपरोक्त सभी? परोक्ष परिणाम इनडायरेक्ट, जो सामने दिखाई नहीं देते लेकिन हैं वनों की कटाई के परिणाम। सूखा भी है, बाढ़ भी है, गरीबी भी है, उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। सूखा तो आप जानते हो कि जहाँ पर वन नहीं होते हैं वहाँ पर वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, और जब वन नहीं होंगे तो वहाँ सूखा पड़ जाएगा। और इसी प्रकार से जब बारिश होगी तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, वो पानी के बहाव को कम कर देते हैं और बाढ़ नहीं आती है। लेकिन अगर वन नहीं है तो वहाँ पर
बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गरीबी किस प्रकार वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम से संबंधित है? जो जनजातियां हैं, जो वनों में रहने वाली जातियां हैं, वो उनका अधिकतर जो उनकी रोजी रोटी होती है वो वनों के ऊपर निर्भर है। अगर वनों की कटाई हो जाएगी तो उनसे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी और वो गरीब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से गरीबी भी वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में अर्थात वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों में क्या शामिल है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वनों को नुकसान पहुंचाते हैं? वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना या आखेट करना, दावानल या उपरोक्त सभी। ये सभी जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं, वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों में शामिल हैं। ये तो आपको पता है, वन्य जीव के आवास का विनाश, जब वनों को काट दिया जाता है तो वहाँ जो उसमें वनों में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनके आवास उनसे छिन जाते हैं। जंगली जानवरों को मारना व आखेट करना भी वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाना है। दावानल होती है जंगल में लगने वाली आग, और जब जंगलों में आग लगती है तो उसका जो है बचाव बहुत मुश्किल से हो पाता है उन वनों का, और बहुत ही तेज़ी से आग पकड़ते हैं और बहुत कई हेक्टेयर एक साथ जो है वन वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 23, कौन से राज्य में स्थित बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ या झारखंड? और ये बक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिमी बंगाल में, जो डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। प्रश्न नंबर 24, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किया गया है? शिकार पर प्रतिबंध लगाना या वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण करना, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना या उपरोक्त सभी? आंसर है उपरोक्त सभी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनेक उपबंध किए गए हैं और उसमें ये तीन भी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 25, एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात, केरल, उत्तराखंड या असम? आंसर है असम। एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। असम के दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध हैं, एक आपने ऊपर पढ़ लिया मानस अभयारण्य और दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें कि एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो ये थे इस लेसन के 25 MCQ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब कोरोना का समय है और आपकी स्कूल की पढ़ाई जो है अब स्कूल आपके बंद हो चुके हैं और जो पढ़ाई है वो आपकी ऑनलाइन ही ज़्यादा चलनी है। तो इस तरह के वीडियो आपके बहुत काम आएंगे उसमें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।